प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी से अंतरा भाग 2 में संकलित गद्य खंड में रचित ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा कच्चा चिट्ठा, जो कि अध्याय 3 है, उसके महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। यह पाठ ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा का प्रमुख अंश है। इन्होंने पूर्णतया तटस्थ रहकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रमानुसार इस आत्मकथा में प्रस्तुत किया है। इलाहाबाद संग्रहालय का निर्माण करवाना उनकी महत्वपूर्ण देन है। इस पाठ में इन्होंने अपने बौद्धिक कौशल का परिचय देते हुए बिना अधिक खर्च किए एक भव्य व विशाल संग्रहालय के निर्माण में आई कठिनाइयों का वर्णन किया है, जिसे पढ़कर पाठक आत्मविभोर हो जाते हैं। इस संग्रहालय का निर्माण में इन्होंने हर नैतिक और नैतिक ढंग को अपनाया। हाँ, एक बात अवश्य है कि उनका उद्देश्य नेक था, तभी वे इतना बड़ा कार्य करने में सफल हुए। लेखक यहाँ पर सन 1936 की बात करते हुए कहते हैं कि पसोवा एक जैन तीर्थ है। वहाँ पर प्राचीन काल से ही हर वर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता, जहाँ पर दूर दूर से जैन यात्री आते हैं। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसकी गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे। पसोबा इसलिए भी प्रसिद्ध है कि वहाँ पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, जिसमें बुद्धदेव के थोड़े से केश और नखखंड रखे थे। वैसे ही पसोबा कौशाम्बी से दूर नहीं था। लेखक चाहता था कि रास्ते में पुरातत्व से संबंधित वस्तुएं जैसे कि शिव की चतुर्मुख मूर्ति, मृण मूर्तियाँ, सिक्के और मनके मिल जाएं। इसलिए कहा जा सकता है कि लेखक को पसोबा जाने के लिए अलग ही प्रकार का आकर्षण था। लेखक कहने का अर्थ यह है कि पहली बार कौशाम्बी की यात्रा पर गया तो वहाँ से कुछ बढ़िया नई मूर्तियाँ, सिक्के और मनके मिले। वो कभी भी अपनी यात्राओं से खाली हाथ नहीं लौटता। हमेशा काम की वस्तुएं जो कि संग्रहालय में रखी जा सकें, उन्हें इकट्ठा करके इलाहाबाद संग्रहालय में रख देता। जिस तरह चंद्रायण व्रत करते हुए बिल्ली अपने शिकार पर झपट पड़ती है, बिल्ली का झपटना बिल्ली की कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार लेखक भी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को करता है। अपना सोना खोटा तो पर खवैया का कौन दोष। इस बंद में लेखक इतना प्रख्यात हो चुका था कि आसपास कोई भी घटना होती तो संदेह लेखक पर ही होता, क्योंकि 95% लोगों का अनुमान सही होता। लेखक कहता है कि गांव से लौटते हुए शिव की चतुर्मुख मूर्ति वह अपने साथ ले आया था, और गांव वालों को इस बात का पता चल गया कि शिव की मूर्ति लेखक के पास है। उस मूर्ति को प्राप्त करने के लिए गांव वालों ने उपवास रख लिया और कहा कि जब तक वे मूर्ति प्राप्त नहीं होगी वे खाना नहीं खाएंगे। इस बात पर लेखक ने उन्हें मूर्ति वापस लौटा दी। लेखक को रास्ते में बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति देखने को मिली, जिसे लेखक प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने बुढ़िया को रुपयों का लालच देकर के उस मूर्ति को प्राप्त कर लिया, और बुढ़िया भी 2 रुपये प्राप्त करके खुश हो गई। लेखक भी उस 8 फुट लंबी मूर्ति को प्राप्त करने में सफल हो गया। लेखक ने एक और घटना का वर्णन मेरा कच्चा चिट्ठा में किया है कि एक फ्रांसीसी संग्रहालय को देखने आया। उसके बाद पता चला कि वह व्यक्ति इतना बड़ा डीलर है, यह बहुत बड़ा डीलर है। इस बात को लेखक ने बाद में समझा कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है।
दोनों को पहचान बसंत ऋतु के आगमन पर होती है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। इस बात को लेखक तब समझा जब फ्रांसीसी व्यक्ति लेखक को रुपयों का लालच देकर मूर्ति खरीदना चाहता था। तब लेखक कहता है कि ईमान जैसी कोई वस्तु उसके पास नहीं है जिससे उसका ईमान डगमगा जाए। अगर ऐसी बात होती तो वह आज इतना बड़ा संग्रहालय को बिना पैसे कौड़ी के नहीं बना सकता। लेखक को समझा गया था कि 2 रुपये में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर वो फ्रांसीसी व्यक्ति 10,000 रुपये क्यों खर्च करने को तैयार है। भद्रमठ शिलालेख की क्षतिपूर्ति के बारे में लेखक कहता है कि वो किसी विवाद में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए इस शिलालेख को भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को सौंप दिया और गुलजार मियाँ के यहाँ से ब्राह्मी अक्षरों में लिखे शिलालेख को ले आया, जिससे भद्रमठ शिलालेख की क्षतिपूर्ति कर ली। पाठ के अंत में ब्रजमोहन व्यास जी ने अपने विशाल कार्य हेतु जिन लोगों ने सहयोग दिया है उन सब का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इलाहाबाद के विशाल संग्रहालय के निर्माण में जिन लोगों ने उनका सहयोग दिया उनमें 4 महापुरुषों का नाम सर्वोपरि रहेगा। ये चारों राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, जो कि तत्कालीन चेयरमैन थे, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जूदेव, नागौद नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह हैं। इसके साथ ही वह अपने स्वामी भक्त अर्दली जगदेव का भी आभार व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि इन सभी के सहयोग व सभी के अथक परिश्रम से इस विशाल संग्रहालय व संग्रह संभव हुआ है। लेखक कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने आत्मकथा के अंश कच्चा चिट्ठा को समाप्त करूं, उससे पहले मैं उन सभी लोगों से क्षमा याचना करता हूं। निष्पक्ष रूप से लेखक ने कच्चा चिट्ठा लिखकर अपने अनचाहे पापों के लिए प्रायश्चित कर लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त है और इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मुझे आशा है कि इसको पढ़ करके आप जो हैं उन प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। धन्यवाद।